जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। इस चैप्टर से हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जाता है। कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछा ही जाता है इस चैप्टर से। यह चैप्टर है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से संबंधित यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद भारतीय संविधान का तकरीबन चैप्टर वाइज जो मैं वीडियो का सिलसिला ला रहा था वो अब समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक और चैप्टर विविध बचने वाला है, जिसे मैं उसे भी मैं जल्द से करवा दूंगा। उसके बाद भारतीय संविधान समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगली को मैं चालू करूंगा। यदि आप लोगों ने पूरी वीडियो ना देखा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर पूरी वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है भारतीय संविधान से संबंधित। सारे को वीडियो वाइज चैप्टर वाइज देख लें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। यदि अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, इसमें नगर निगम भी आएगा स्थानीय स्वशासन के तहत और पंचायत भी आएंगे। पंचायत भाग 9 में पंचायत और भाग 9 के क में नगर निगम, नगर पालिका। ठीक है, इसका मूल बिंदु क्या है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था। पंचायती राज का मतलब ही हुआ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था। और पंचायत को अनुसूची 11 में जोड़ा गया है और नगर निगम को अनुसूची 12 में जोड़ा गया है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 12 जोड़ा गया है और भाग 9 को जोड़ा गया है। पंचायत के लिए अनुसूची 11 भाग 9, नगर निगम के लिए अनुसूची 12 और भाग 9 के क जोड़ा गया है। और पंचायत में 29 विषय होते हैं। पंचायत में कुल 29 विषय होते हैं, जबकि नगर निगम में 18 विषय होते हैं। नगर निगम कितना? 18 विषय होते हैं। नगर निगम में कितना? तो 18 विषय के बारे में चर्चा किया हुआ है नगर निगम में, और पंचायत में 29 विषय होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायत करवाई जाती है। और पंचायती राज है जो राज्य सूची का विषय है। कौन सूची का है? तो राज्य सूची का विषय है। तो इतना जानकारी मोटा मोटी रखना होगा और इसी के इर्द गिर्द ये प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, स्थानीय स्वशासन से क्या है। फर्स्ट प्रश्न क्या है उसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? पंचायतों के संरचना को बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है, कौन है वो? ऑप्शन ए में है राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद और भारत के राष्ट्रपति। किनके पास ये अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर बी सही मेरा आंसर होगा, राज्य के विधानमंडल। अनुच्छेद 243 के ग के 1 के तहत 243 के ग के 1 के तहत के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। पंचायतों की संरचना क्या होगी, इसके लिए अधिकृत कौन है? राज्य के विधानमंडल। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 2 में कुछ कथन है। ग्राम पंचायत के विषयों में क्या सही नहीं है उसके बारे में बताना है। कहा जा रहा है ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच होते हैं। ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच होते हैं? नहीं, अधिकतम 20 पंच नहीं होते हैं। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं और तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं, ये सही है। 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाएंगे ग्राम पंचायत में, ये सही है।
जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों का नामित करता है, ये भी सही है। जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष है 5 पंचों को नामित करते हैं, ये भी सही है। उसके बाद ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, ये गलत है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, ये गलत है। और पंचों के निर्वाचनों में समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय होता है, ये भी गलत है। लाट द्वारा निर्णय होता है समान मत आने पर, गलत है। उसके बाद 6 नंबर में देखें, मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं, ये सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2, 3 और 4 मेरा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 किसमें दिख रहा है? 2, 3, 4, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित कौन सा कार्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्रबंधन, जन उपयोगी सेवाएं, लोक व्यवस्था का अनुसंरक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। बाकी स्थानीय स्वशासन से संबंधित जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध है, सड़कें और पुल, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना, अग्निशमन आदि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के 6 पंचायतों की शक्तियां प्राधिकृत एवं उत्तरदायित्व से तथा अनुच्छेद 243 के ब नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां प्राधिकृत और उत्तरदायित्व से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, उसको देख लीजिए और उस वक्तव्य में कौन सही है सो हमसे पूछा है। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायत से संबंधित उपबंध है, बिल्कुल सही है, और उसे संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। तो ये तो 100% सही है। भाग 9 में पंचायती राज के बारे में दिया हुआ है और 1992 में ये संविधान को लाया गया था, भाग 9 को जोड़ा गया था। ठीक है, 2 नंबर में आइए, भारतीय संविधान के भाग 9 के ए में नगर पालिकाओं के से संबंधित है, ये सही है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। तथा अनुच्छेद 243 के ए के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती है, एक नगर पालिका परिषद और एक नगर निगम। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर कथन नंबर 2 गलत है और कथन नंबर फर्स्ट सही है। तो ऑप्शन नंबर, यदि आंसर देखें कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर में केवल एक सही है, केवल एक सही है। ए मेरा सही आंसर होगा, केवल एक सही है। जबकि इसमें जो कहा गया है कि यह कथन सत्य है अनुच्छेद 243 के क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार के, कितना 3 प्रकार के, यहाँ पर 2 प्रकार के कह दिया, यहीं पर गलत हो गया। ये तो सही था, यहाँ तक सही था, यहाँ तक, लेकिन यहाँ से अनुच्छेद 243 के ए कह दिया, नहीं 243 के क्यू के अनुसार, 243 के अनुच्छेद 243 के क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का व्यवस्था। इसमें 3 प्रकार कौन-कौन है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ये 3 प्रकार की है। इसलिए ये कथन 2 गलत है और केवल कथन 1 सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। तो सही है, पंचायतों में स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, ये तो बिल्कुल सही ही है, सही है। और इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, तो नहीं, ये गलत है। शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार नहीं किया गया है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? केवल सी मेरा सही आंसर है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 को अनुसूची 11 में 11 को जोड़ा गया और पंचायती राज से संबंधित है, और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को जोड़ा गया और भाग 9 के कम और अनुच्छेद 12 को जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है?
पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो ये निर्णय लेने का अधिकार बिहार ने किसी भी राज्य के राज्य सरकार के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। किसी भी राज्य के, जैसे बिहार हो तो बिहार के राज्य सरकार लेंगे, उत्तर प्रदेश हो तो उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार हो, झारखंड हो तो झारखंड के राज्य सरकार के लेने का अधिकार है कि पंचायत चुनाव होना चाहिए। 7वीं अनुसूची पंचायत के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के प्रविष्ट 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायती राज सरकार का विषय होता है, राज्य सरकार का विषय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज विषय 7वीं अनुसूची में राज्य सरकार की सूची में आता है पंचायती राज। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में कहा जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेखित है? तो पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची में उल्लेखित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है पंचायती राज को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जो प्रश्न रिपीट होंगे उसे मैं बहुत जल्द पास करूंगा। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर परिणाम था? किस भारतीय नेता के सुझाव के परिणाम के कारण ही उसे ग्रामीण पंचायती राज रखा गया, उसका नाम। तो कौन नेता थे? तो वो नेता थे गांधी जी। M.K. गांधी के नाम पर पंडित जवाहरलाल ये महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी ने उनके सुझाव पर पंचायती राज नामांकन किया गया ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। पंचायत चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। प्रत्येक 5 वर्ष पर होते हैं पंचायत चुनाव। अनुच्छेद 243 के अड़ा के अनुसार अनुसार पंचायत के अधिवेशन उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है। जब पंचायत चुनाव हो जाते हैं तो कब से पद ये माना जाएगा कि अब इनका कार्यकाल यहाँ से यहाँ तक रहेगा, तो जब प्रथम अधिवेशन होता है पंचायत चुनाव के बाद, वहीं से 5 वर्ष तक वो उनके सदस्य पंचायत के स्वशासन में शासन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 243 के अड़ा के अनुसार यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही था। प्रश्न नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेगा। संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम, ये गलत है, पंचायती के लिए नहीं, ये नगर पालिकाओं के लिए दिया हुआ है। नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से प्रावधान किया गया, जबकि पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 का प्रावधान किया गया था, तो ये गलत है। ऑप्शन सी सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ये बिल्कुल सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव करवाया जाएगा, ये भी सही है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा गलत है, हमसे गलत आंसर पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? क्या मुख्यमंत्री करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं, राज्यपाल करते हैं, राज्य का पंचायती राज मंत्री करता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं वित्तीय का प्रबंध। पंचायतों के लिए वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? संबंधित राज्य का राज्यपाल। जैसे भारत का वित्त आयोग नियुक्त करना हो तो वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया था, उसी प्रकार राज्य में वित्त आयोग को नियुक्त करना हो तो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 243 के आई के अनुसार यह प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन से यह प्रावधान किया है कि 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में कहा जा रहा है भारत के संविधान में पंचायतों और तथा नगर पालिकाओं के संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब यह संविधान संशोधन करके पंचायतों को अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1992 की बात, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हन राव थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 1992 में पी.वी. नरसिम्हन राव से 91 से 96 तक 1991 से 96 तक पी.वी. नरसिम्हन राव भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल उनकी थी, तो उन्हीं के कार्यकाल में ये पंचायतों को संविधान से जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर।
पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो किस वर्ष प्रावधान किया गया नगर पालिकाओं और पंचायतों को संविधान में किस वर्ष? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी 1993 में प्रावधान किया गया है। अधिनियम लाया गया था 1992 में, लागू किया गया 1993 में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। कथन और कारण दिए हुए हैं। पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। ये कथन है। क्या कथन सही है? तो बिल्कुल सही है, कथन सही है। और कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। ये गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आरक्षण की मांग की हैं, ऐसा नहीं हुआ है। तो कथन सही है परंतु कारण गलत है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के D3 में किया गया है। जो आरक्षण महिलाओं को 1/3 मिला है, क्या वह D3 में किया गया है? तो कथन एक सही है, बिल्कुल सही है। आरक्षण 1/3 जो महिलाओं को मिला गया वो 243 के D3 में किया गया अनुच्छेद। और यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि के समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, तो ये गलत है। इस प्रकार कुट को देखें तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 80 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। 1993 में इसे लागू कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में कहा जा रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्रामीण पंचायतों में 30% स्थान आरक्षण किया गया था? तो 30% आरक्षण किया गया था किसमें? पंचायतों के लिए। ये कहा जा रहा है किसके लिए? महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% यानी 1/3। ऐसे ये गलत कहना है। 30% का आरक्षण ऐसे नहीं किया गया है। संविधान में लिखा हुआ है 1/3 की बात कही गई है, तो ये गलत हो सकता था आंसर। यदि ई होता तो इसको गलत ही माना जाता, लेकिन संविधान में 1/3 की बात कही गई है। तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए 1/3 का प्रावधान किया गया है। कहाँ? ग्राम पंचायत में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। और यह संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में कहा जा रहा है पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? अनुसूचित जातियों के लिए किस राज्य में पदों का आरक्षण नहीं होगा? 4 राज्य दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा आरक्षण। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 243 के घ के 1 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे, ये प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। अरुणाचल प्रदेश में प्रावधान नहीं लागू होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, उसमें से कौन सही है कौन गलत है ये बताना है। अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के लिए अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है, इसके बारे में मुझे बताना है। क्या शक्ति है और क्या नहीं है। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, तो सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, तो ये भी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने के लिए हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है, तो ये गलत है। ये काम ग्राम सभा के हाथों में नहीं होती है। तो इस प्रकार कथन 1 और कथन 2 सही है।
इसमें यदि ऑप्शन देखें कौन सही है तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। केवल 1 और 2 सही है, बाकी ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में 21 से 22 की ओर। 22 में कहा जा रहा है अनुसूचित क्षेत्रों में जिसका जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है। जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है, और ये हमसे पूछा जा रहा है। लघु जलाशयों की योजना बनाना जिला पंचायत की शक्ति है, तो नहीं, जिला पंचायत की शक्ति नहीं है। कौन सा सही है? सही है, शक्तियों में क्या सही है, तो ये गलत है। समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, तो ये भी सही नहीं है। जिला पंचायत को और जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना, और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य और उपयुक्त से सभी, तो ये सभी के सभी सही है। सभी के सभी सही है। जिला पंचायत की शक्तियों के मामले में सभी सही है। लघु जलाशयों की योजना बनाना ये सही है, सही नहीं है, सही है। समस्त सामाजिक सेक्टरों को नियंत्रण रखना ये भी सही है लघु जिला पंचायत के लिए। जनजातीय उपयोजनाओं का नियंत्रण रखना ये भी सही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य ये भी सही है। उपरोक्त में सभी सही है। ऑप्शन नंबर ई मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 की ओर। पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो पंचायती राज कैसी व्यवस्था? स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, बिल्कुल सही है। जैव संबंधों का के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, तो जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, सही बात है। 3 स्तर है पंचायतों में। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, ये भी सही है। पद सोपानिक संरचना की, तो ये गलत है। तो इस प्रकार 1 2 3 सही है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 24। ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, या ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नावली में पंजीकृत लोग। तो पंचायत ग्राम सभा का अभिप्राय मतलब होता है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 की ओर। थोड़ा लंबा प्रश्न है ये, इसे मैं पढ़ूंगा और इसके बारे में क्या सही नहीं है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, इसमें क्या सही नहीं है उसे बताना है हमें। बताया गया ग्राम सभा की बैठक में 1/10 घनपूर्ति की आवश्यकता है। क्या आवश्यक है 1/10 घनपूर्ति के लिए? तो बिल्कुल सही है ये। हमसे सही नहीं है वो पूछा है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है, ये भी सही है। घनपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। सरपंच और पंच उत्तरदायी है। घनपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। जी हाँ, घनपूर्ति नहीं होने पर स्थगित की जा सकती है। स्थगित सम्मिलन में भी घनपूर्ति आवश्यक है। स्थगित सम्मिलन में भी घनपूर्ति आवश्यक है, तो ये सही है। स्थगित सम्मिलन में भी घनपूर्ति आवश्यक है, तो सही है। उसके बाद ये गलत है। हमसे पूछ क्या रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो 5 नंबर गलत है। घनपूर्ति स्थगित सम्मेलन में भी घनपूर्ति आवश्यक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि स्थगित करना हो। घनपूर्ति हो रहा है तो फिर स्थगित क्यों करेंगे, तो ये गलत है। 6 नंबर में कहा जा रहा है स्थगित सम्मेलन में घनपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है। गलत। जब घनपूर्ति होगा ही नहीं तो बैठक होगा ही नहीं, जब बैठक होगा नहीं तो बजट पारित होगा ही नहीं। और 7वां नंबर में कहा जा रहा है स्थगित सम्मेलन में घनपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षण प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। मेरा गलत कौन हो गया? 5 6 और 7 गलत है। उसके बाद 8वां नंबर कथन में कह रहा है यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में घनपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यदि ग्राम सभा की बैठक हो रही है और ऐसे लगातार 5 बैठक हो जिसमें घनपूर्ति 1/10 की आपूर्ति ना हो सके, तो उसमें सरपंच को अपने पद से त्याग कर देना होगा। तो इस प्रकार हमसे कौन गलत पूछा था, तो गलत है 5 6 और 7। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में मेरा सही आंसर है। 5 6 और 7 ऑप्शन नंबर डी सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 26 में है अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है?
ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है अनुसूचित क्षेत्रों में? अनुसूचित क्षेत्रों में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है, वही तो इसके सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन 5 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए, सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा, तत्कालीन अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा, यदि वो अध्यक्ष ही निलंबित हो जाए तो। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में क्या कहा जा रहा है? पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? क्या सुनिश्चित है कि पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था, अपनाया गया था भारतीय संविधान में? ये क्यों अपनाया गया था, क्या कारण थे? एक तो 4 कथन दिए हुए हैं, उसके बारे में हमसे पूछा गया है। विकास में जन भागीदारी के लिए, जी हाँ, विकास में जन भागीदारी के लिए पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था। राजनीतिक जवाबदेही के लिए, ये भी सही है। राजनीतिक जवाबदेही के लिए नहीं, राजनीतिक जवाबदेही के लिए नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर कथन नंबर 3 में कह रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये तो 100% है, क्योंकि इसका मूल मंत्र ही है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और ऑप्शन नंबर 4 में वित्तीय संग्रहण के लिए, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन के लिए तो नहीं, इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था नहीं लाया था, इसका मूल उद्देश्य ये नहीं है। इसका मूल उद्देश्य है विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 1 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 में स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्यवस्था या व्याख्या यह है कि यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है, यह एक कैसा प्रयोग है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, यह एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? राज्य की पंचायतों को ग्राम पंचायत संगठित करने का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद के द्वारा यह प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 40 यह प्रावधान करता है कि राज्य में सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करे, यह निर्देश दिया गया अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। कौन सा सार्थक कदम है राज्य सरकार को अनुच्छेद 40 के द्वारा मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में भाग 9 में अनुसूची 11 में आता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, भाग 9 अनुसूची 11। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर आंसर भी हो गया। प्रश्न नंबर 32 की ओर। 32 में कहा जा रहा है पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित किया गया है। पंचायती राज को किसके अंतर्गत? तो पंचायती राज को ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर डी भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन के इकाइयों के रूप में संगठित किया गया है। स्थानीय स्वशासन के इकाइयों के रूप में संगठित किया गया है। स्थानीय स्वशासन के 73वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 40 के संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निषेध तत्व में राज्य द्वारा ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो मनरेगा किस लिए लाया गया था? तो मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के लागू करने के लिए लाया गया था। 43 को लागू करने के लिए लाया गया था। भाग 4 में राज्य के नीति तत्व के बारे में कहा गया है। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 43 में कहा गया है राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के या उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वहन, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 में ये कहा गया। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। प्रश्न नंबर 34 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान सरकार की पंचायती राज प्रणाली की
प्रमुख विशेषता क्या है? 34 में सरकार के पंचायती राज की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें इसमें प्रमुख विशेषता हमसे पूछ रहा है, तो प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें सरकार की तीनों श्रेणियां होती हैं, बिल्कुल सही है, 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सही है। जिन जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है, इसका आंसर होगा 34 का आंसर ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 3 श्रेणियां होती हैं। कौन-कौन श्रेणियां होती है पंचायत में? तो एक ग्राम स्तर पर होती है, एक ब्लॉक स्तर पर होती है, एक जिला स्तर पर होती है, 3 श्रेणियां। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। 35 में पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो क्या लक्ष्य है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य? तो 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इसका मूल उद्देश्य ही है पंचायती राज का ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, ग्रामवासियों में। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। 36 में कहा जा रहा है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पंचायती राज से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कथन एक, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, बिल्कुल सही है, युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। पंचायत व्यवस्था ग्रामीण जीवन भारतीय युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, ये सही है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 में प्रभावी हुआ था? नहीं, 15 अगस्त 1993 में प्रभावी नहीं हुआ था, 93 सही है, यानी लागू हुआ था, प्रभावी होने मतलब लागू हुआ था, लेकिन 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा गलत है। वो हमसे पूछ ही रहा था कि कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है, सही है, 3 स्तर से है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो ए सी डी सही है, लेकिन गलत कौन है? ऑप्शन नंबर बी मेरा गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 में कहा जा रहा है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ही है लोगों के विकास मूल प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 की ओर। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है? का केंद्र सरकार की जरूरत पड़ेगी, स्थानीय जनता की, या नौकरशाही की, या राजनेताओं के लिए? तो यदि पंचायती राज को सुचारू रूप से ढंग से चलाना है, तो इसमें स्थानीय जनता की पूरे सहयोग की जरूरत होती है। किसकी? स्थानीय जनता के पूरे सहयोग की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 की ओर। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो क्या करता है भारत में पंचायती राज, किसको प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बिल्कुल सही है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करता है पंचायती राज। लोगों की हिस्सेदारी, ये भी सही है, और सामुदायिक विकास, ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ये सभी काम करता है पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी सही प्रश्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया गया है। तो वो कौन थे जो ग्रामीण पंचायतों को त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिए थे? तो वो बलवंत राम मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 1952 में पहला सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या होगा? सीडीपी। तो ये 1952 में स्टार्ट किया गया था। 1953 में प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय विस्तार योजना, एनईपी, राष्ट्रीय विस्तार योजना 1953 में चालू किया गया था, और इसके तहत राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राम मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। बलवंत राम मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में किया गया था। इस समिति ने ही ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। बलवंत राम मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत के लिए अनुशंसा की थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 की ओर। 41 में कहा जा रहा है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राम मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। बलवंत राम मेहता समिति 1957 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए देखें, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय संविधान का व्यवस्था किया था पंचायत का, और ये अशोक मेहता समिति 1977 में अशोक मेहता समिति, बलवंत राय 1957 में। जी वी के रॉ समिति कब आया था? तो 1986 में। 1986 में जी वी के राव, 1986 में
जी वी के राव समिति, एल एन सिंघवी समिति 1985 में, एल एन नहीं सॉरी, जी वी के राव समिति 1985 में, जी वी के राव समिति 1985 में, एल एम सिंघवी समिति 1986 में। सिंधवी समिति 1986 में लाया गया था, जी वी के राव समिति 1985 में, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में और अशोक मेहता समिति 1977 में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 की ओर। 42 में कहा जा रहा है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? किस प्रकार की बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की थी? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है, द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित हुआ था? सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू किया गया था? तो यह कौन सा राज्य था? राजस्थान था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। राजस्थान के नगौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो नेक्स्ट प्रश्न क्यों कब? 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। 44 में भारत में पंचायती राज की अनुशंसा, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे? तो पंचायती राज अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 1957 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? तो उसके प्रमुख 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, बलवंत राय मेहता समिति से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 में निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति थे त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय 1977 में अशोक मेहता समिति, और जीवी के राव समिति 1985 में जीवी के राव समिति, और एल एन सिंघवी समिति 1986 में एल एन सिंघवी समिति। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 47। किस समिति ने या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत के गठन के लिए सिफारिश किया था, कौन सी समिति थे? तो वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी के राव समिति या सरकारी आयोग। तो न्याय पंचायतों के गठन के लिए ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी। न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश किया था 1977 में अशोक मेहता समिति लाई गई थी, जबकि अपना रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत किए थे अशोक मेहता समिति। इन्होंने त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायत का गठन करने की बात कही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में द्विस्तरीय ग्रामीण प्रणाली की व्यवस्था की संस्तुति की थी अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 की ओर। 48 में कहा जा रहा है मैच करना है, इसे मैच कीजिए और फिर बताइए। अशोक बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति द्विस्तरीय त्रिस्तरीय पद्धति, ठीक है। अशोक मेहता द्विस्तरीय पद्धति, ठीक है। एल एन सिंघवी समिति, एल एन सिंघवी समिति क्या था? और जीवी के राव समिति। तो ये दोनों में एल एन सिंघवी समिति स्थानीय स्वशासन पद्धति, ऑप्शन नंबर 4 होगा एल एन सिंघवी, और जीवी के राव 1900 जीवी के राव प्रतिनिधित्व के तहत जीवी के राव 3 होगा, प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार जीवी के राव। तो इस प्रकार ऑप्शन मेरा क्या होगा? यदि इसका कुट देखें तो 1 का 2 किसमें है? 1 का 2 इसमें है, और 2 का 1 था, और 3 का 4 था, और 4 का 3 था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। यदि फिर से हम इसे एक बार पढ़े, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पद्धति 1957 में आया था बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय 1977 में लाया गया था। एल एन सिंघवी समिति स्थानीय स्वशासन पद्धति 1986 में, और एल एन सिंघवी समिति प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार 1985। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 में कहा जा रहा है क्या? 49 प्रश्न में है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन थे शिल्पकार पंचायती राज व्यवस्था का? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, बी आर के मेहता समिति, वी आर मेहता समिति, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति थे भारत के पंचायती राज का शिल्पी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर
50 की ओर 50 में कहा जा रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वस्तु कार्य शिल्पी किसे कहा जाता है, तो बी आर मेहता पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार कहते हैं अशोक बलवंत राय मेहता समिति को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में प्रारंभ किया गया था, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया था भारत में पंचायती राज व्यवस्था, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 52, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो अक्टूबर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में कहाँ पंचायती राज सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, चार ऑप्शन हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। राजस्थान में प्रारंभ किया गया था सबसे पहले पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिला में उन्होंने ये प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। 53 में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, तो कहाँ किया गया था, कौन सा जिला में, कौन सी जिला में प्रारंभ किया था 2 अक्टूबर 1959 को, तो ऑप्शन नंबर 4 दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ किया था 2 अक्टूबर 1959 में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। 54 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था, तो लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें आंसर एक भी नहीं हुआ। प्रथम राज्य हमसे पूछा है कौन था, प्रथम राज्य ये राजस्थान था, तो इसमें से कोई मेरा आंसर सही नहीं होगा, राजस्थान था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, राजस्थान। जल्द से जल्द आप आंसर बताइए, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। 56 में कह रहा भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुभारंभ कब और कहाँ हुई, कब और कहाँ हुई, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी 50 का होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 56 का होगा। 57 में प्रश्न नंबर 57 में क्या है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, उनके अनुसार क्या सही है बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार, तो ऑप्शन ए में कहा है जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, तो बिल्कुल सही था, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1957 बलवंत राय मेहता समिति को लाया गया था और इन्होंने सुझाव दिए थे 3 स्तर पर, एक जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 58 की ओर। 58 में कह रहा जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था, तो उसका सभापति कौन था, किसके लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी, उसके सभापति बलवंत राय मेहता समिति थे 1957 में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 59 में। 59 में क्या है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता समिति जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 60, पंचायती राज का अनुसार, पंचायती राज के अनुसार प्रश्न थोड़ा कटे हुए हैं, ठीक है, किस पंचायती राज किस समिति के अनुसार लाया गया था, तो ये शायद पूछा जा रहा है, तो चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में जल्दी से आंसर बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर 1957 में पंचायती राज को लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर, 1 की ओर, 60 एंड 1 की ओर। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, त्रिस्तरीय, सबसे पहले किन्होंने कहा था त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जो प्रश्न बार बार पूछे रिपीट होंगे उसे मैं बहुत जल्द निकालूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति पंचायती राज संस्थाओं के से संबंधित नहीं है, कौन सा समिति पंचायती राज संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में पीबी एन रॉ समिति, बी में एल एन सिंघवी समिति, सी में अशोक मेहता समिति और डी में बलवंत राय मेहता समिति। यदि एल एन सिंघवी को देखें 1986 में पंचायती राज से संबंधित है, संविधान लागू करने के लिए कहा गया था संशोधन करके। 1970 में पंचायती राज से संबंधित एल एन सिंघवी, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1957 से, इस प्रकार तीनों पंचायती राज से संबंधित है, जबकि ऑप्शन नंबर ए पी वी एन रॉ समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है।
तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 64 की ओर। कौन सा सही है उसको देखना है। जीवी की राव समिति, एल एम सिंधवी समिति, वी आर के राव समिति और इसका हो गया अशोक मेहता समिति। इसको कालानुक्रम के तहत सजाना है खुद को। सबसे पहले कौन सा समिति आया था, तो वी आर मेहता समिति 1957 में, इसको आप खुद सजा लीजिए, हम लिख देते हैं अशोक मेहता 1977 में, एल एन सिंधवी समिति 1986 में, कुट के अनुसार सजाना, और जीवी के राव समिति 1985 में। तो किस प्रकार सजाएंगे, सबसे पहले आएगा 3, सबसे पहले कौन आएगा, 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में ही केवल 3 है। उसके बाद 4, 3 4, उसके बाद 1 2, ऑप्शन नंबर सी में सही है। यदि फिर से इसको हम एक बार पढ़ें तो बी आर में माने अशोक बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आएगा था, तो पहला ये होगा, फिर अशोक मेहता 1977 में, और जीवी के राव 1985 में, और एल एन सिंधवी 1986 में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 65 की ओर। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम से सजाइए। फिर वही चीज है, तो अभी हमने बताया, आप इसे सजाकर बताइए जल्दी से। तो इसमें मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इसमें भी सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले बी आर मेहता आएंगे, उसके बाद अशोक मेहता, उसके बाद जीवी के राव समिति, उसके बाद एल एम सिंधवी समिति। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 थोड़ा लंबा प्रश्न है, इसे मैं देखता हूँ। इसमें मिलान करना है, पी के थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, बी आर मेहता समिति, एल एन सिंधवी समिति, इसकी सभी के बारे में आपको जानकारी है, और एक के बारे में जानकारी नहीं है वो आप खुद मैच कर लोगे। जब 3 के बारे में जानकारी है तो बाकी के बारे में जानकारी हो जाएंगे। तो यदि हम ये देखें, बी आर मेहता समिति ना, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, एल एन सिंधवी समिति 1986, बाकी बचा पी के थुंगन समिति 1988। इस प्रकार ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, एक का सी, यदि एक का 4 किसमें है, 2 में है। उसके बाद बी का 1, बी का 3 किसमें है, डी में है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर, यदि उसे एक बार फिर से पढ़ दिया जाए, इस मैच को एक बार फिर से पढ़ दिया, पी के थुंगन समिति 1988 में आया था, अशोक मेहता समिति 1970 में आया था, और वी आर मेहता समिति 1957 में, एल एन सिंधवी समिति 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 67, पंचायती राज व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबंध नहीं है, कौन संबंधित नहीं है। तो इसमें से पंचायती राज से कौन संबंधित नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से संथानम समिति है, पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी के आर वी राव समिति भारतीय अर्थशास्त्री थे, जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है, बाकी सारे पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 68 में अशोक मेहता समिति, 68 में थोड़ा प्रश्न कट रहा है, छोटा कर देता हूँ। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी, तो अशोक मेहता द्विस्तरीय के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 में कहा जा रहा है क्या, 69 में है कि अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता समिति ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की व्याख्या किया था, द्विस्तरीय के लिए सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 70 में है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस कमेटी द्वारा की गई थी। तो संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी कमेटी ने यह बताया था कि भारत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें से ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। एल एन सिंधवी समिति, एल एन सिंधवी कमेटी ने यह प्रावधान किया था, यह बताया था कि संवैधानिक दर्जा प्रदान होनी चाहिए 1986 में इन्होंने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और गैर दलीय प्रश्न नंबर 71, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी एल एन सिंधवी समिति है। एल एन सिंधवी समिति ने कहा था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान की जाए, और यह चुनाव गैर दलीय आधार पर कराने की भी अनुशंसा किए थे। गैर दलीय चुनाव एल एन सिंधवी समिति के द्वारा ही कहा गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी समिति नहीं है, तो यदि इसमें देखें, एल एन सिंधवी
संबंधित है, अशोक मेहता समिति संबंधित है, और सादिक अली समिति ये भी संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 की ओर। 73 में कहा जा रहा है किस वैधानिक या संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। संवैधानिक स्तर किस प्रकार पंचायती राज के लिए पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह संवैधानिक स्तर प्रदान हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 74 की ओर। भारत के संविधान के 73वां संशोधन का संबंध है। भारत के संविधान का 73वां संशोधन किसके लिए लाया गया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, पंचायती राज व्यवस्था के लिए लाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 की ओर। 75 में कहा जा रहा है संविधान में 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित से वर्णित हैं, तो कौन से अनुसूची में जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, भाग 9 और 11 अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 76 की ओर। 76 में कुछ कथन दिए हुए हैं और इसके बारे में कुछ कुट दिए हुए हैं, कौन सा सही है कौन गलत है ये पूछा है। 73वें संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, सही है। पंचायतों में नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण के लिए, ये भी सही है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण एवं ये भी सही है। 11वीं अनुसूची के में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों की शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 सभी के सभी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 की ओर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित की गई है? तो पंचायती राज 11वीं अनुसूची भाग 9 पंचायती राज के लिए कुल 29 विषय प्रावधान किए गए हैं। कितने विषय? 29। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 78 की ओर। 78 में कहा भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय को सम्मिलन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, 29 विषय को सम्मिलन किया गया है। और उसके बाद 79 क्वेश्चन में चलते हैं, संविधान के 73 में और 74 में संशोधन निम्नलिखित में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? तो 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन किसके लिए था और 74वें संविधान संशोधन किसके लिए था, ये हमसे पूछा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग सही है, राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए उत्तरदायी है, सही है। जिला नियोजन समिति इसके लिए उत्तरदायी है, सही है। राज्य वित्त आयोग इसके लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। और राज्य संपत्ति पर मूल्य निर्धारण बोर्ड, ये गलत है। तो इस प्रकार कुट मेरा सही कौन होगा? 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 80 में कह रहा राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कुट को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सही है कौन गलत है ये बताना है। और कुछ कुट दिए हुए हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कुट भी दिखेगा। देखिए इसमें 80 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 में राज्य के पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है। राज्य, क्या राज्य तैयार करता है ऐसा? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये राज्य तैयार करता है, ये सही है। 2 में कथन 2 है, राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, सही है, राज्य तो करवाता है राज्य सरकार। राज्यपाल के निर्देशों के अनुसार पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है, नहीं, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूची को तैयार करने के लिए निर्वाचन करवाने का कार्य करता है। तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। 1 और 2 सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 81 की ओर। 81 में भी कुछ कथन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा सही है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में संविधान पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना निम्नलिखित में से किन चीजों की व्यवस्था करता है? 1 में जिला योजना समिति का गठन करने की, 2 में राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, और 3 में राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से कौन सही है ये मुझे बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों को चुनाव करने की, ये सही है। और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की, ये सही है। 2 और 3 सही है। इस प्रकार कुट सी मेरा सही आंसर होगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर
82 की ओर। 82 भी वो कथन कुछ दिए हुए हैं, इसमें से कौन सही है? निम्नलिखित पंचायतों में से किसमें उत्तर प्रदेश जिला योजना में सम्मिलित किया गया है? तो कौन सा है? तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, सभी के सभी नगर पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 83 की ओर। 83 में है 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन था? तो सबसे पहला राज्य था मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो वो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। ये लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया था और लागू हुआ था 1993 में। 24 अप्रैल 1993 में लागू की गई थी और पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। जबकि 1994 में मध्य प्रदेश में इसी कानून के तहत चुनाव भी आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 83 से 84 की ओर। 84 में है भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? जब 24 अप्रैल 1993 में लागू हुई थी पंचायतों के संविधान, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू किए गए थे, तो उसी दिन से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 की ओर। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है, तो क्या करता है 73वां संविधान संशोधन? तो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है ऑप्शन नंबर डी, पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 में कहा जा रहा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है, क्या निर्दिष्ट करता है 73वां संविधान संशोधन 1992? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, सी में है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी रखना। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 87 की ओर। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया है? कौन प्रस्तावित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए और बी प्रस्तावित नहीं किया गया है, ठीक है, कि कुछ सभी निर्वाचन ग्रामीण स्थानीय ए और सी स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। ये 30% नहीं, जबकि वहां पर 1/3 लिखा हुआ है संविधान संशोधन में, 1/3 30% नहीं लिखा हुआ, इस प्रकार ये गलत है। और पंचायती राज निर्वाचन कार्यकर्ताओं अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 अधिकतम संतानें हों, ये भी नहीं दर्शाया गया है। बाकी सभी चीज दर्शाया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियतन के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करेगा, ये सही है, दर्शाया गया है। और पंचायती राज, यदि पंचायत राज निकाय का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराया जाएगा, ये भी सही है। कौन गलत था? तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी मेरा गलत था। इस पर ऑप्शन आंसर क्या होगा? ए और सी दोनों होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 की ओर। 88 में कहा जा रहा है, थोड़ा छोटा करता हूँ। 88 प्रश्न में 1992 में अधिनियम नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? तो कौन सा ये प्रावधान 1992 के संविधान संशोधन में लागू नहीं किया गया था? तो वो कौन सा प्रावधान था? चलिए पढ़ते हैं। अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास और प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मेलन दायित्व है, ये पहले से भी 1992 से पहले से था। और भारतीय संविधान सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचन का आज्ञा पारक किया जाएगा, ये भी है। पंचायत में 1/3 पदों तक महिलाओं के सांविधिक प्रतिनिधित्व का, ये भी है 1992 के संविधान संशोधन में। पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो, तो ये नहीं था, नए प्रावधान थे। कौन सा ऐसा प्रावधान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी 1992 संविधान संशोधन में यह प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 89 की ओर। 89 में कहा जा रहा है क्या? महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है, तो महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया है, 1/3 दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है? भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो पंचायती राज स्थानों में, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 91 की ओर। 91 में संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3
प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद करता है? 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी महिलाओं के लिए कौन सा अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, अनुच्छेद 243 के घ के तहत। अनुच्छेद 243 घ के तहत महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व दिया गया है 72वां संविधान 1992 के तहत, 73वां संविधान 1992 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 में कहा जा रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण कौन से अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप लोग भी आंसर बताइए जल्दी से। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछे भी गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण अनुच्छेद 243 के डी के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 243 के डी यानी घ के तहत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 93 की ओर। 93 में है, किस राज्य निर्वाचन सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था? कौन सा राज्य सरकार था जो 50% का था? तो कब तक? 2010 तक। 2010 तक ये लागू करने वाले राज्य सरकार कौन थे? बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, 3 राज्य थे 2010 तक लागू करने वाले। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, 3 राज्य थे 2010 में महिलाओं के लिए आरक्षण किया था पंचायतों में 50%। लेकिन फिलहाल में ऐसे 20 राज्य हैं जो भारत के 20 राज्यों में, 28 राज्यों में से 20 राज्यों में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 94 की ओर। 94 में कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज पंचायतों में लागू महिलाओं के कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, कुल स्थानों का 1/3। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 50% आरक्षित नहीं किया गया है। 28 राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश भी ऐसा राज्य है जहां यह प्रावधान नहीं है, बाकी और सब राज्यों में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 95 की ओर। 95 में कहा जा रहा है, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ है, यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा। राजस्थान में क्या प्रोत्साहित करता है यह व्यवस्था? तो ये क्वेश्चन राजस्थान के पीसीएस में पूछा गया था, इसलिए ये हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान में क्या कहेगा, किस नाम से जाना जाता है? तो स्वशासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 में कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 97 की ओर। 97 में कहा जा रहा है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत गठित नहीं किया जा सकता है? उसके नीचे नहीं किया जा सकता है पंचायतों का गठन। तो वह न्यूनतम जनसंख्या कौन सा है? इसमें 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख, 30 लाख। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 20 लाख। 20 लाख वह न्यूनतम जनसंख्या है, उसके नीचे मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती राज गठन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 98 की ओर। 98 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तृणमूल लोकतंत्र से कौन सा संबंधित है? तो वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, पंचायती राज पद्धति है, त्रिस्तरीय लोकतंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 99 में कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ अपनाई गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 100 की ओर। 100 में कहा जा रहा है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला स्तर। क्या ये सही है? जी नहीं। क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 101 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 102 के तहत हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई थी? तो भाग 9 अनुसूची 11 में,
पंचायत बनाने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 103। 103 में कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो 73वें संविधान संशोधन में कौन सम्मिलित है? 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और 4 में नगर पंचायत। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सम्मिलित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा 103 का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 104। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र कौन निर्धारित करेगा? तो वहाँ के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। जिस राज्य के होंगे उस राज्य के राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 105। 105 में खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो अधिसूचना कौन जारी करता है 105 में? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन। इसमें से इसकी अधिसूचना जारी करने का प्रावधान राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। अधिसूचना जारी करने का प्रावधान किस दिया गया है? राज्य के राज्यपाल को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 106 की ओर। 106 में कुछ कूट दिए हुए हैं, उसे मिलान करना है। मतदान स्थगित हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो मतदान स्थगित हो जाएगा। गलत है, मतदान स्थगित नहीं होगा। मतदान स्थगित नहीं होगा, ये भी गलत है। यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। यदि एक ही अभ्यर्थी शेष रहेंगे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, ये सही है। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहें तो मतदान स्थगित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 3 और 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 107। इसमें भी कुछ कथन दिए हुए हैं, 8 कथन दिए हुए हैं। इसमें से कहा जा रहा है पंचायती चुनाव के विषय में सही क्या है? क्या सही है? थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा छोटा करूँगा तो पढ़ने में भी नहीं आएगा, इसलिए कुछ ऑप्शन को देखते हैं, फिर कुछ ऑप्शन को बाद में देखेंगे। एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, कौन सा सही है से हमसे पूछा है। एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, तो बिल्कुल सही है, जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, ये सही है। एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, ये भी सही है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है, ये भी सही है। और नायाब तहसीलदार जनपद पंचायतों के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, ये भी सही है, ऐसा होता ही है। और नायाब और तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, ये भी सही है। और साथ में नायाब या तहसीलदार जिला पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, नहीं, नहीं तो सही है। नायाब और तहसीलदार रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, नायाब और तहसीलदार जिला पंचायत के लिए नहीं, जिला पंचायत के लिए नहीं होगा। और जिला निर्वाचन अधिकारी ही एक मात्र रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, तो ये गलत हो गया। इस प्रकार कौन सही है? 1 से लेके 6 तक सही है, बाकी दोनों गलत है, 7, 8। तो किसमें 1 से लेकर 6 तक? ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 108 में। 108 में क्या है? प्रश्न नंबर 108 में कहा जा रहा है यदि एक पार्षद विधि व्यवस्था होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? तो क्या होगा इसका? तो ऑप्शन ए में है कलेक्टर उसे पद से हटा देगा, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए। कलेक्टर हैं यानी डीएम होंगे जो उन्हें पद से हटा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 109 में संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने के निर्णय किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है पंचायत चुनाव कराने के लिए? तो ये निर्णय कौन लेता है कि पंचायत चुनाव कराया जाए? तो उस राज्य के राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 110। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिया हो, यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, तभी वो पंचायत चुनाव लड़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 111। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है? नहीं, न्यूनतम 21 वर्ष है। पंचायत के समय पूर्व पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहता है, तो ये सही है। 2 सही है और 1 गलत है, तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, बी मेरा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर
112 की ओर। 112 में कहा जा रहा है वह कॉलेज या कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस पर भी महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करता है कि वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसकी मर्जी। वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, ये भी नहीं, ये तो होगा ही नहीं। उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, ये सही है, ये तो मस्ट है। उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 118 की ओर। 118 में है इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सी विषय है पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के लिए नहीं आता है? न्यायिक पुनरीक्षण पंचायती राज से संबंधित नहीं है। भूमि सुधार के क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, ये सब है, लेकिन न्यायिक पुनरीक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 114 की ओर। 114 में कहा जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था न्याय पंचायत को किसी को बंदी बनाए जाने की सूचना देने का अधिकार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? किस राज्य में है ये सुझाव देने का अधिकार? किस राज्य में है न्याय पंचायतों के? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, बिहार राज्य में है। ऐसा प्रावधान किया गया है बिहार में। 3 माह तक जेल या 1000 रुपये जुर्माना करने की व्यवस्था बिहार में न्याय पंचायत के तहत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 115। 115 में कहा जा रहा है, कुछ और प्रश्न है दोस्तों, कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं, उसे मैं पूरा करवा दूं, एक ही वीडियो में पूरा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा पूरा सुन के जाइएगा, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को शेयर करना कीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए 115 में स्थानीय स्वशासन निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन में कौन सी विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति सही है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी ये भी सही है स्थानीय स्वशासन में, केंद्रीय नियंत्रण नहीं, केंद्रीय विकेंद्रीकरण होगा, और कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही नहीं है स्थानीय शासन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 116। 116 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? राजस्व बंटवारे के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन ये राजस्व का बंटवारा करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये काम किसका है? वित्त आयोग के लिए है। राज्य वित्त आयोग का ये कार्य है राजस्व बंटवारा करने का। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 117 की ओर। 117 में राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, अनुच्छेद 243 के आई के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 118 की ओर। 118 में राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निर्वाचन के संचालन का किसके तहत करता है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 के तहत करता है। नगरीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 119। 119 में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायत राज विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, राज्य वित्त आयोग का यह कार्य है, राज्य वित्त आयोग का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 120। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है? तो कौन संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो ये संविधान के नगर के लिए, नगर पालिकाओं के लिए संविधान के 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 121 की ओर। 121 में कहा जा रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, शहरी स्थानीय स्वशासन की। ऑप्शन नंबर सी 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 122 की ओर। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मेयर का कार्यकाल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, 5 वर्ष का होता है मेयर का कार्यकाल।
5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 123 की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के जेड जी के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 21 अधिकतम संख्या हो सकती है सहकारी समिति की। कितना? 21 हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 124 में। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है, किस एक में? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए नागरिकों की शिकायतों पर नियंत्रण नहीं होता है, बाकी आर्थिक मामले में, विधि निर्माण में और कर्मियों के मामले में ये नियंत्रण होता है। नागरिकों के शिकायतों पर नियंत्रण नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 125 में कहा जा रहा है, भारत में स्थानीय स्वशासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय स्वशासन जैसे कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो नहीं, यही सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, बाकी सब सही है। प्रश्न नंबर 26 की ओर, 126 की ओर। निम्नलिखित में से संविधान के कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? कौन सा भाग है? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 का ए जोड़ा गया और अनुसूची 12 जोड़ा गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 127 में कहा जा कुट को मिलान कीजिए। उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद कहाँ यह व्यवस्था किया गया? यह स्थानीय निकाय है और ये सब व्यवस्था कब का है? 1999 के अनुसार ये व्यवस्था किए गए हैं, उसके बारे में यह दिया गया है। इसको हमें बताना है कौन सा कहाँ लागू है, तो ये चीज हमें बताना है। यदि इसमें देखें, उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद, उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद कहाँ है? ये व्यवस्था कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया है व्यवस्था, यह व्यवस्था असम में किया गया है। ठीक है। मंडल प्रजा परिषद कहाँ है? यह व्यवस्था मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश में है। जनजातीय परिषद कहाँ है? तो जनजातीय परिषद आपको मेघालय में मिलेगा। और ग्राम पंचायतों का अभाव कहाँ है? तो मिजोरम में। अभाव मतलब वहाँ ग्राम पंचायत नहीं है। इस प्रकार ए का 2 और बी का 1 मिलान कीजिए, 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हुआ। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलता है, प्रश्न नंबर 128 में कहा जा रहा है, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? जिला योजना समिति में निर्वाचित एवं पदेन सदस्य हर राज्य में उसके जिला के अनुसार व्यवस्था किए जाते हैं, परंतु ये क्वेश्चन राजस्थान में पूछा गया है, तो वहां पर हर राज्य में अलग अलग होता है, लेकिन राजस्थान के अनुसार यह 20 प्लस 20 हो गए निर्वाचित और 5 होंगे पदेन। बिहार में कितना है? तो बिहार में 34 है। यदि कुछ राज्यों के बारे में जान लें तो बिहार में जिला योजना समिति में जो निर्वाचित और पदेन सदस्य होते हैं उसमें से बिहार में कुल कितना है? 34 है। राजस्थान में 25 है। छत्तीसगढ़ में 20 है। छत्तीसगढ़ में कितना है? 20 है। ये क्वेश्चन था राजस्थान के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 129 की ओर। 129 की ओर यदि देखें तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति का गठन करता है? जिला योजना समिति का गठन कौन सा अनुच्छेद करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 243 के जेड डी के द्वारा किया जाता है। 243 के जेड डी के द्वारा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 130 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीतिक का अंतः खेल कम हो गया है, क्या ये सही है? तो इसमें से हमसे पूछ रहा है कौन सही है कौन गलत है, तो ये बिल्कुल सही है, कम हो गया है। और संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है, तो ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। एक और दोनों ए और आर दोनों सही है और आर ए की स्पष्टीकरण भी करता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 131 की ओर। 131 की ओर चले, इसमें में भी कथन और कारण दिए हुए हैं, कुछ को सही उत्तर चुनिए। स्थानीय निकाय वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है, तो ये गलत है, नहीं है, ये गलत बात है। जबकि है, उसके बाद
कथन गलत है। संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बावजूद स्थानीय स्वशासन संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है, ये भी सही है। तो कारण सही है और कथन गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 132। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? पंचायत भंग हो गए तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही, सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 133। 133 में क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो देखना है। तो देखिए, राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकता है, ये बिल्कुल सही है, कर सकता है। जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए, ये भी सही है। हमसे सही नहीं है सो पूछ रहा है। जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए, ये गलत है, अधिक नहीं होनी चाहिए, गलत है। सबको सुनता है, उपभोक्ता के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है, तो ये भी सही है। हमसे पूछा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 134 की ओर। 134 में राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज संस्था कौन से राज्य में नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी 2011 के अनुसार। और कौन कौन नहीं, कहाँ कहाँ नहीं है? तो मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, 3 जगह अभी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 135 की ओर। राज्य के निम्नांकित में से किस समूह पर पेशा यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 में परिवर्तन नहीं है? किस स्थान पर ऐसा नहीं किया गया परिवर्तन? तो ये ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। असम, मेघालय और तमिलनाडु में ये परिवर्तन नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 136 की ओर। 136 में कहा जा रहा है नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नांकित निष्कर्षणों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? भारत की जनगणना के अनुसार कौन सा सही नहीं है? किसके लिए? तो नगर क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए कौन सही नहीं है? जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, ये तो सही है। जिसकी जनसंख्या कम से कम 5,000 हो, ये भी सही है। कौन सही नहीं है हमसे पूछा है? जिसकी जनसंख्या कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषि कार्यों में लगी हो, ये सही नहीं है। उसमें 60% पुरुष जनसंख्या अकृषि नहीं, 60% नहीं, 75% अकृषि क्षेत्र में लगा हो, तभी वो नगर क्षेत्र घोषित किए जाएंगे। और जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही नहीं है, डी मेरा सही है, ऑप्शन नंबर सी नहीं सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 137 की ओर। अब कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं दोस्तों, इसे मैं पूरा करवा दूं। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन कर लेगा? तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? इसका निर्णय लेने का कौन अधिकृत है? यदि दोनों के बीच विवाद हो तो अंतिम लेने के लिए अधिकृत है उस राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन वह अंतिम निर्णय लेगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 137 की ओर, 38 की ओर। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नांकित में से कौन सक्षम है? उनके क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम है? तो क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए सक्षम उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा यह कार्य किया जा सकता है, उस राज्य के राज्यपाल यह कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 139। नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है? तो नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता अध्यक्ष पद हेतु उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, तो बिल्कुल सर गलत है। 21 वर्ष ही होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, तो ये गलत है। कौन सही है हमसे सो पूछा है, तो ये गलत है। पार्षद हेतु उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, कौन सा गलत है? अर्हता के लिए हमसे पूछा है नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है, यह हमसे पूछा है। तो कौन इसमें
सही है से बताना है। अध्यक्ष पद हेतु उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, सही है, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है पार्षद हेतु उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। अध्यक्ष बड़ा होंगे। और जिसका नाम मतदाता सूची में है चुनाव लड़ सकता है, जिसका नाम मतदाता सूची में है वो चुनाव लड़ सकता है। अर्हता है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति 2 बोर्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, नहीं ऐसा प्रावधान नहीं है। कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, तो ये सही है। इस प्रकार 1, 2, 3 सही है। 1, 2, 5 सही, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 140। 140 में है नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है। तो नगर पालिका की अवधि के विषय में क्या सही है, ये हमसे पूछा है। नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से जारी किया नहीं, जब पहली सम्मेलन होता है तब यह तिथि घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही है। विधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है, ठीक है। और नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष की होती है, ये भी सही है, ये भी सही है। और यदि नगर पालिका 2 वर्ष में गठित कर दिया गई हो तो नई नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी, ये भी सही है। तो यदि नगर पालिका 2 वर्ष में गठित कर दी गई हो तो नगर पालिका 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी, ये गलत है। तो इस प्रकार आंसर मेरा 1, 2 और 4, 1, 2, 3, 4 सही है। ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें 2, 3, 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 2, 3, 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 की ओर। इसमें भी कुछ कथन दिए हुए हैं और नगर परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यानन के विषय में क्या सही है इसको पूछा जा रहा है। प्रत्यावर्तन के विषय में कौन सा सही है, ये पूछा है हमसे। तो इसमें कहा जा रहा है परिषद के 3/4 सदस्यों को हस्तांतरण प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, ये गलत है। कौन सही है सो हमसे पूछा है। 2 नंबर ऑप्शन में परिषद 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्तांतरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, ये सही है। यदि परिषद बहुमत से प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पारित करती है तो कलेक्टर कार्यवाही करेगी, ये गलत है। सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत के पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, समान बहुमत के द्वारा, तो ये सही है। सामान्य मतदाताओं द्वारा 2/3 बहुमतों से पारित होने के पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, तो ये भी सही है, ये सही है और 2 सही है। और आगे देखें, ये गलत है, 5 नंबर गलत है। 6 में पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, ये सही है। पूरे कार्यकाल में 2 बार नहीं, ये गलत है। तो इस प्रकार मेरा सही कौन होगा, 2, 4 और 6 मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 142 की ओर। 142 में कुछ लंबा प्रश्न है, इसको देखा जाए। नगर पंचायत की बोर्ड समिति के विषय में सही क्या है। नगर पंचायत की बोर्ड समिति के विषय में कौन सही है, ये हमसे पूछा है। नगर पंचायत के कुछ बोर्ड को मिलाकर कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, तो सही बात है। नगर पंचायतों के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, ये तो बिल्कुल सही है, ये सही है। कौन सही है इसको हमसे पूछा है। इसमें वार्ड के निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, वार्ड के निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये भी सही है। और इसमें वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जा सकते हैं, ये भी सही है। और 4 में वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, ये गलत है। का निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये कहा जा रहा है। इस प्रकार 1, 2, 3 मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 में कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति, उनके बारे में क्या कथन सही है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। भारतीय संविधान महानगरों में जो योजना समिति होता है वो भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, क्या सही है ये, बिल्कुल सही है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, ये भी सही है, विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। और उस महानगरीय क्षेत्रों में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व करता है, तो ये गलत है। इस प्रकार 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 144 की ओर। 144 में सुमेलित करना है, कौन सुमेलित नहीं है सो आपसे पूछा जा रहा है।
कराल लखनऊ में स्थानीय निकाय क्या है? नगर या कस्बा में क्या होगा? तो लखनऊ एक नगर है, उसमें स्थानीय निकाय छावनी है, ये सही है, छावनी परिषद होता है। और कानपुर में कानपुर नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, काकोरी नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, जबकि गाजियाबाद नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है, ये मिलान नहीं है, गाजियाबाद नगर निगम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 145 की ओर। 145 में भी मैच करना है, इसको मैच कीजिए। थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसमें कहा जा रहा है जनपद पंचायत कहाँ है? ये पंचायत समिति के नाम है और समितियों के नाम और भारत से संबंधित प्रावधानों के नाम दिए गए हैं। भारत में राज्यों में कौन-कौन सा प्रावधान है पंचायत समिति से? तो जनपद पंचायत कहाँ होता है? तो जनपद पंचायत है जो आपको मध्य प्रदेश में होता है। जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में। क्षेत्र पंचायत कहाँ होता है? क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में होता है। क्षेत्र पंचायत। तालुका परिषद कहाँ होता है? क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश, तालुका परिषद गुजरात में होता है और आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन मेरा सी सही होगा। 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 3 4 2 1। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 146। 146 में है भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो बता चुके हैं किस दिनांक से होता है। जब प्रथम अधिवेशन होता है उस दिनांक से निर्धारित की जाती है 5 वर्ष का। पहला सम्मेलन होता है उस दिनांक से। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 147 की ओर। 147 में पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है पंचायत की संरचना में? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर को पढ़िए। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध करता है, तो ये सही है। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ये भी सही है। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य एवं जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 148 की ओर। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? वो कहा जा रहा है तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 149। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये नियुक्त उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। पंचायत निर्वाचन हेतु जो राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 150 की ओर। 150 में कहा जा रहा है पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? सो आपसे पूछा जा रहा है। तो पंचायत समिति के सदस्य का खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? नहीं। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है पंचायत समिति प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 151 की ओर। 151 में कहा जा रहा है पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है? ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर? तो खंड स्तर पर यानी प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति गठित होती है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 152 की ओर। थोड़ा लंबा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत में अध्यक्ष निर्वाचन होते हैं, किस आधार पर अध्यक्ष निर्वाचन होते हैं उसके बारे में कहा गया है। तो इसमें से जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 153 की ओर। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है ब्लॉक स्तर पर ही होता है। तो वो क्या है? वो एक प्रशासनिक पदाधिकारी होती है, प्रशासनिक पदाधिकरण होता है पंचायत स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 156 की ओर। 156 की ओर चले तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र कौन है? इससे कौन लाभ प्राप्त करेगा? तो इससे महात्मा गांधी ग्रामीण के तहत इससे लाभ प्राप्त करने वाला कौन है? सॉरी दोस्तों, कुछ प्रश्न छूट गए हैं इसमें, मैं उसे पढ़ दूंगा। इससे कौन लाभ प्राप्त करेगा? तो इससे लाभ प्राप्त करेगा किसी भी परिवार के वयस्क, किसी भी परिवार के वयस्क के द्वारा इसमें लाभ प्राप्त किए जाएंगे।
तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 157। इससे पहले 157 से पहले दो प्रश्न इसमें छूट गए, उसे मैं पढ़ दूं। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो ब्लॉक स्तर पर जो बनी पंचायत समिति होती है वो क्या है? वो केवल प्रशासनिक प्राधिकारी हैं, जो पीछे ये प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा। चलिए 155 में क्या है? नगर उत्तर प्रदेश की किसी नगर पालिका में अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। तो उसके अध्यक्ष का निर्वाचन किसके तहत किया था? अपने नगर क्षेत्र के निर्वाचित सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा और नगर निकायों को निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता। ऑप्शन नंबर सी अपने नगर क्षेत्रों में वार्डों के निर्वाचकों में से। तो सी सही होता। चलिए अब आगे चलते हैं 157 की ओर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने का संपादन करने एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? तो ये कौन इसका जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, ग्राम पंचायत इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले नरेगा अगस्त 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था और 2 फरवरी 2006 में लागू आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 से इसका नामकरण बदल करके महात्मा गांधी यानी नरेगा कर दिया गया। मनरेगा कर दिया गया नरेगा के स्थान पर। इसका नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा। और कम से कम 100 दिन के लिए अकुशल रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराना ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका को सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 158 की ओर। प्रश्न नंबर 157 हो गया, 157 से 158 की ओर। और ये प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। यदि आप लोग को वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है ये। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। राष्ट्रीय प्रसार सेवा सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है। सामुदायिक विकास कब शुरू किया गया था? 1952 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करने की इजाजत देता हूँ। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। धन्यवाद।